हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 12। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बल तथा दाब, और आज है घर्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पहला टॉपिक आपका है घर्षण बल। ओके, घर्षण बल क्या होता है? तो जब भी कोई हम लोग बल का प्रयोग करते हैं, तो जब कोई बल लगाते हैं तो उसके विपरीत जो है एक बल लगता है। इस बल को रोकने के लिए एक विपरीत बल लगता है। यही विपरीत बल जो होता है आपका घर्षण कहलाता है। जैसे हाँ, एक एग्जाम्पल में समझाया गया है कि जैसे हम पुस्तक को सरकाने का प्रयास कर रहे हैं, पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगता है। जैसे ये पुस्तक है, इसको सरकाया मैंने, तो उसके विपरीत भी एक बल कार्य करता है। यही विपरीत जो कार्य करता है ना, यही आपका घर्षण बल होता है। वही दिखने में बताया गया है कि घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष की गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? जैसे हम किसी मेज पे पुस्तक को खिसका रहे हैं, तो इस स्थिति में घर्षण जो है फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि घर्षण बल जो होता है सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। जो भी बल आप लगा रहे हैं उसका विरोध करेगा। ओके, अब आगे आगे हम बात करेंगे कि सभी पृष्ठों पे क्या घर्षण बल समान लगता है या फिर अलग अलग, या फिर चिकनेपन जो होता है पृष्ठ, या फिर रुखरा होता है, किस पे ज़्यादा किस पे कम होता है, ये हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। चलिए, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक अगला टॉपिक है आपका। ओके, यहाँ पे क्या किया गया है, एक कमानीदार तुला के द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। ओके, उसके बाद फिर क्या किया गया है कि ईंट के ऊपर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटा गया है और उसके बाद खींचा गया है। तो दोनों ही स्थिति को जब देखा गया तो दोनों ही स्थिति में खिसकने का जो है ना, खींचने के बाद मतलब जब पॉलीथीन लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा खींचा गया। इससे पता चलता है कि जब सरफेस ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस मतलब चिकना होगा। ओके, जब सरफेस चिकना होगा तो क्या होगा, घर्षण कम होगा। घर्षण क्या होगा, कम होगा। और रुखरा होगा सरफेस तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, घर्षण ज़्यादा, तो ये चीज़ यहाँ से निकलता है, ये पॉइंट। ओके, अब आगे एक कमानीदार तुला के बारे में बताया गया। ये होता क्या है, तो यह एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल का माप किया जाता है। हाँ, और इसके द्वारा जो खींचा गया है, इससे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए जब चिकना अर्थात जब इसके ऊपर पॉलीथीन लिपटा गया था तो बल का कम प्रयोग करना पड़ रहा था। क्योंकि घर्षण कम था। जो हम बल लगा रहे थे उसके विरुद्ध जो घर्षण बल लग रहा था, बल के विरुद्ध हमेशा घर्षण बल लगता है, तो घर्षण जो था कम था, इसलिए वो इस पाठ्यांक पे कमानीदार तोला ऐसा पाठ्यांक है जो आपको बताता है, क्या बताता है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि कितना बल लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर। ओके, और बल ही उसका वेट बताता है। ओके, तो जब पॉलीथीन लपेटा गया था तो इस पे बल कम आया था, वही जब पॉलीथीन को हटा दिया गया था तो बल का पाठ्यांक जो है ज़्यादा हो गया था। तो इससे पता चल रहा था चिकना जो है घर्षण कम को दर्शाता है और रुखरा सतह जो होता है घर्षण ज़्यादा को दिखाता है, घर्षण बल ज़्यादा है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। कमानीदार तुला क्या है, ये किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने का काम करता है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे का क्रियाकलाप देखते हैं। तो आगे का क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक ढलान जैसा बना दिया है, मेज लिया गया, इसके ऊपर से पेंसिल डाला गया और ये दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ मेज लिया गया और यहाँ पे कुछ अलग सतह ले लिया गया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो ज़्यादा चिकना सतह रहता है उसमें ज़्यादा वस्तु जो है आगे जाता है और बाद बाकी में कम ही जा रहा है। तो वही बताने का प्रयास किया गया है कि सेल द्वारा जो पेंसिल जो है द्वारा जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात सही है, घर्षण जो है क्या है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। घर्षण जो होता है, घर्षण क्यों होता है, तो संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितता के कारण। अगर समान हो तो घर्षण नहीं होगा, अनियमितता एक दूसरे से मतलब अलग अलग हो तो वहाँ पे घर्षण होगा। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएँ होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। अब खुरदुरे या रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएँ अधिक संख्या में होती हैं। ओके, जो
चिकना रहेगा उसमें कम रहता है। मान लीजिए यहाँ पे दिखाया होगा, ये देखिए, ये पृष्ठ अनियमितता, ये क्या है, पृष्ठ अनियमितता है। जितना ज़्यादा रुखरा रहेगा उसमें उतना प्रॉब्लम होगी, और जितना चिकना रहेगा उसमें उतना कम घर्षण बल लगेगा। तो ही बताया गया कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। तो ये पॉइंट भी आपको पॉइंट में दे सकता है, घर्षण क्यों होता है। ओके, यहाँ पे वही बताया गया कि बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका आगे, एस्थेटिक घर्षण। घर्षण का ये प्रकार है, ठीक है। पहला प्रकार यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एस्थेटिक घर्षण। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, क्या है, कोई वस्तु रुकी हुई है या विरामावस्था में, वैसे वस्तु को गति में लाने के लिए, ठीक है, गति में लाने के लिए उसके घर्षण पर पार पाने के लिए जो बल लगाया जाता है। मान लीजिए ये वस्तु रुकी हुई है, ये वस्तु, ये मेज जो है आपका, ये रुका हुआ है, रखा हुआ है, तो और ये सतह पे, ये सतह हो गया आपका, पृष्ठ हो गया। तो अब ये तो स्थिर अवस्था में है, तो ये सतह और ये वस्तु के बीच क्या है, घर्षण बल लग रहा है, तभी तो ये रुका हुआ है। अगर चिकना सतह रहता तो ये सरक जाता खुद ब खुद, तो घर्षण बल काम कर रहा है। तो इस घर्षण बल, ये इस रुकी हुई विरामावस्था वस्तु में इस घर्षण बल को, बल से ज़्यादा बल, मतलब घर्षण बल से ज़्यादा, मतलब घर्षण बल पे पार पाने के लिए ज़्यादा बल का यूज जो इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, एस्थेटिक घर्षण कहलाता है। वही बताने का कोशिश किया गया है कि किसी रुकी हुई वस्तु को विरामा से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल एस्थेटिक घर्षण की माप होता है। ओके, वो क्या कहलाएगा, ये जो इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा वही एस्थेटिक घर्षण कहलाता है। इसके जस्ट विपरीत दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके जस्ट विपरीत होता है कि किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। ओके, तो एस्थेटिक घर्षण विरामावस्था को गति में लाने के लिए, लेकिन सर्पी घर्षण की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में और उसी गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए जो बल का प्रयोग होता है वही कहलाता है आपका सर्पी घर्षण। ओके, तो दोनों एस्थेटिक घर्षण और सर्पी घर्षण आपने देख लिया। ओके, तो अब ये बताइए हमें कि बल किस में ज़्यादा लग रहा है, एस्थेटिक घर्षण में लग रहा है ना बल, ये तो गति में था तो इस पे बल कम लगेगा सरकाने के लिए, लेकिन ये विरामावस्था में था तो इसमें ज़्यादा बल लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्पी घर्षण जो होता है एस्थेटिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो सर्पी घर्षण, सर्पी मतलब जो गतिशील में है पहले से, ठीक है, इस पे कम बल लगेगा, और एस्थेटिक घर्षण जो होता है ये ज़्यादा होगा। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है आपका सर्पी और एस्थेटिक घर्षण से। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन घर्षण टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसके प्रकार से, एस्थेटिक घर्षण और सर्पी घर्षण से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। अब हानिकारक कैसे, अगर देखिए बात अगर हम करें हानिकारक कैसे है कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ पर वाली पगडंडी पर चलना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति पर चलने की कल्पना कर सकते हैं? अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग चल ही नहीं पाते, क्योंकि पैर और ज़मीन के बीच जो है घर्षण बल लगता है। अगर चिकना फर्श रहता है तो क्या हम लोग फिसलने लगते हैं। वही बात करें पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते अगर घर्षण नहीं रहेगा। दोनों के बीच, दो पृष्ठों के बीच अनियमितता होना बहुत ही आवश्यक है घर्षण के लिए। रुखरापन, अनियमितता बोले तो रुखरापन, ओके, रुखरापन होना बहुत ही ज़रूरी है घर्षण के लिए, तभी हम कोई चीज़ कर सकते हैं। वही श्यामपट्ट पे लिखने की बात कर रहे हैं तो रुक्ष पृष्ठ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी वो चीज़, जैसे श्यामपट्ट पे लिखते हैं तो रुक्ष पृष्ठ के कारण ही रगड़ द्वारा चौक के कुछ कण क्या होते हैं, श्यामपट्ट पे उतर जाते हैं। ओके, तो घर्षण के कारण ही दीवार पे कील को गाड़ सकते हैं। दीवार पे जो कील गाड़ रहे हैं वो घर्षण के कारण ही है। ओके, चाहे हम सड़क तथा वाहन टायरों के बीच घर्षण ना होता तो वाहन जो होता है, वाहन की गति, ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता। वही बताया गया है कि आप दीवार पे कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो पाता। तो ये सब घर्षण के बिना नहीं हो पाता। ओके, ये सब क्या हो गया, ये हमारे लिए लाभदायक है ना, ये सब कर रहे हैं ये घर्षण के कारण ही हो रहा है। तो ये सब लाभदायक, ये जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये लाभदायक चीज़ है हमारे लिए। लेकिन अब हानिकारक के बारे में अगर बात करें, घर्षण जो है हमारे लिए हानिकारक क्यों है? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, ये बात तो मालूम है, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग, जूतों का सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पे पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी, तो मतलब कुछ भी होता है, जैसे ये देखिए सोल जो है आपका पीछे का शूज का, ये भी क्या होता है पूरा एक समान हो जाता है। अब आगे देखिए,
घर्षण घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। घर्षण से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। बात सही है। इसका एग्जांपल यही है कि आप हाथ को तेज़ी से रगड़िए तो देखिए पूरा हाथ क्या होता है आपका, गर्म हो जाता है। तो वही बताया गया कि ऊष्मा जब घर्षण से उत्पन्न होती है, तो वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर्षण जितना ज़्यादा घर्षण होगा, ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? घर्षण को कम करने का काम करते हैं। और घर्षण को कम कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम अपनी आवश्यकता अनुसार घर्षण को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अगला टॉपिक है। जैसे हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं? जब चलते हैं तो क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मतलब घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर फर्श चिकना है तो ऐसी जगहों के लिए खांचे जूते की फर्श खांचे वाले जूतों का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है? फर्श को पकड़ लेता है। ओके, जिसके कारण आप सुरक्षित चल सकते हैं। इसी प्रकार कार रोटर को तथा बुलडोजर टायरों में खांचेदार का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये सब जो ये क्या है, ये इसीलिए क्या, अगर इसको प्लेन बना दे तो स्लिप करने लगेगा, चलेगा ही नहीं। वैसे जगह जहाँ प्लेन होगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, और ऐसा कर देने से सड़क पेन की अच्छी पकड़ बन जाती है, और जूते में भी ऐसा किया जाता है। अब आगे देखिए, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पे मिट्टी रगड़ते हैं, वो इसलिए ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छे तरीके से पकड़ सकें, नहीं तो घर्षण के कारण वो मतलब पिछल जाते हैं। तो ये सब घर्षण के कारण नहीं हो रहा है। घर्षण, कैरम बोर्ड पे आप पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो घर्षण को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, ताकि ये जो स्टैगर जो है आपका आराम से स्लिप करे उस पर। ओके, तो ये पाउडर का यूज किया गया है। वहाँ पे क्या था, यहाँ एक खांचे का प्रयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब कुछ घटाने की बात करें तो महीन पाउडर का यूज कैरम पे किया जाता है, तो यहाँ घर्षण को घटा रहे हैं। ओके, बाद बाकी आगे आप देखिएगा, साइकिल तथा मोटरसाइकिल या मैकेनिक मिस्त्री जो होते हैं, मशीनों की गतिशीलता भागों में के बीच में ग्रीज का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? घर्षण को कम करने का काम करता है। तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट, ये तीन चीज़ ऐसे हैं, तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट। ये क्या करते हैं? किसी मशीन के घर्षण को कम करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। ओके, वही बोला जा रहा है कि गतिशील पुर्जों के बीच लगाने से ये तीनों चीज़ को वहाँ पे एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। तो ये आपका स्नेहक में क्या आ जाएगा? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सब क्या कहलाएगा? स्नेहक। ये क्वेश्चन बन गया। जो घर्षण को कम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्नेहक। ओके, गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। अब ये स्नेहक का प्रभाव देख लीजिए। ये मान लीजिए ये रुख रहा है, ऐसा 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 रुख रहा है, इसके ऊपर ये क्या कर दिया गया? ग्रीज लगा दिया गया, स्नेहक का प्रयोग कर दिया गया। अब जो भी होगा इसके पास नहीं पहुंचेगा, ये इसी से लिपट के आगे बढ़ता जाएगा। ओके, अब देखिए, पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं कैसे? कोई भी भारी सामान वगैरह अगर आप उठाते हो, ठीक है, जैसे ट्रॉली का प्रयोग किया गया है तो इसमें क्या पहिया का यूज किया गया है। पहिया, अगर ये पहिया नहीं रहता तो ये पूरा वेट जो होता, पूरा वेट पृष्ठ के साथ लगता, तो घर्षण क्या होता? घर्षण बल ज़्यादा लगता। वही यहाँ ये पहिए का यूज किया गया है तो इससे क्या हो गया? घर्षण कम हो गया। और इस प्रकार के घर्षण को लोटन घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोटन घर्षण। तो चलिए देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया है, तीसरा प्रकार घर्षण का। पहला दूसरा हमने पढ़ लिया है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिंग घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटन क्या करता है? घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी इस टाइप का आप देखें कि कोई सरक रहा है, कोई वस्तु सरक रहा है, तो वहाँ पे कौन सा घर्षण निकलेगा? तो लोटनिंग घर्षण। ओके, लोटनिंग घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सरपन को बॉल बेयरिंग का उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बॉल बेयरिंग गोल होता है और ये क्या करेगा? जब भी तो ये मूव करेगा, घूमेगा, लौटेगा। इसलिए क्या लौटेगा? तो लोटनिंग घर्षण वहाँ होता है। घर्षण को कम करने के लिए देखते होंगे छत के पंखों, साइकिल की दूरी, ओके, नाभि जिसको हम हब बोलते हैं, साइकिल में रहता है हब, के बीच बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ताकि ये सब में क्या लगेगा? लोटनिंग घर्षण लगेगा। और लोटनिंग घर्षण क्या होता है? सबसे कम होता है। लोटनिंग घर्षण कम होता है। और लोटनिंग घर्षण में घर्षण अगर कम होता है तो बल क्या होगा? बल ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा। इस कारण से पंखा, साइकिल, ये सब तेज़ी से मूव कर पाएगी। ओके, तो यहाँ से आप क्या सीखे? ये इम्पोर्टेंट हो गया कि आपका घर्षण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? एक तो होता है आपका
पहला अभी हमने देखा लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण जो कि सबसे कम होता है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका सर्पी घर्षण, और तीसरा हो गया आपका स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ओके, तो सबसे कम ये होता है, बीच उससे बड़ा ये होता है, उससे बड़ा एस्थेटिक्स। सबसे ज़्यादा कौन होता है? एस्थेटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन घर्षण से अगर पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके वही लोटनिंग घर्षण, बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देता है, वही बताया गया। ये देखिए बॉल बेयरिंग बीच में प्रयोग किया गया, ये देखिए हब में प्रयोग किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं हम तरल घर्षण। क्या देखते हैं? तरल घर्षण। अब तरल की अगर बात करें तो सबसे पहले तरल को समझे हम। तरल को क्या होता है? साइंस में तरल को बोले तो लिक्विड प्लस गैस, इन दोनों को क्या बोला गया है? तरल ही बोला गया है। लिक्विड और गैस को तरल ही बोला गया। ओके, वही बताया गया कि विज्ञान में गैस तथा द्रव्यों को एक नाम नहीं दिया गया जिसको तरल बोलते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि तरल से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, घर्षण बल भी लगता है। जहाँ पे बल लगेगा वहाँ तो घर्षण बल लगेगा ही। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। तरल के द्वारा जो लिक्विड और गैस के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। ओके अब यहाँ बताया गया कि किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। ये बात सही है। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये भी घर्षण बल किस पे? वस्तु की आकृति पे निर्भर करता है, और किस पे निर्भर करता है? तरल की प्रकृति पे निर्भर करता है। ओके, वस्तु की आकृति कैसा है और तरल, ये तरल घर्षण के लिए है। वहीं हम घर्षण की ऐसे बात करें तो पृष्ठ का कैसा है, किस टाइप का पृष्ठ है, उसके प्रकृति पे निर्भर करता है घर्षण बल। ओके, तो ये याद रखिएगा, तरल में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति में निर्भर करता है। अब वही बात हम आकृति की अगर कर लें तो इसकी विशिष्ट आकृति दी जाती है, और ये आकृति जो होता है हम लोग नेचर से ग्रहण करते हैं। जैसे पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं, ये लिए हम देख रहे हैं कि पक्षी हवा में उड़ते हैं और मछलियाँ वायु में, वाटर में क्या स्विमिंग करते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग, इस नेचर को देखते हुए हम लोग ने वायुयान की आकृति को क्या ग्रहण किया है। पक्षी की आकृति में कोई समान, तब क्योंकि पक्षी देखिएगा, आगे पिक्चर दिखाया गया, ये देखिए पक्षी कैसे उड़ रहा है, पंख फैला के उड़ रहा है ना। तो इसी चीज़ को हमने ग्रहण किया है और हमने क्या बना दिया? एरोप्लेन बना दिया। एक हवाई जहाज़ और पक्षी की आकृति में समान था। तो ये तरल में ये घर्षण कम करने के लिए ऐसा किया गया है। घर्षण कम करने के लिए, हवा में ये और ज़्यादा उड़ सके, ज़्यादा बल लगा सके, तो ऐसा आकृति हमने चूज किया है पक्षी को देखते हुए। ओके, तो यही खत्म होता है हम लोग को। हम लोग देख चुके हैं प्रमुख शब्द, बॉल बेयरिंग देख लिया, घर्षण तरल में जो घर्षण लगता है, तरल घर्षण वायु और गैस में जो लगता है घर्षण देख ही लिया। अंतः बंधन क्या होता है ये भी देख लिया, स्नेहक, लोटनी घर्षण, सर्पिक, एस्थेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग दृष्टि का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें दृष्टि का ऑब्जेक्टिव। ये आपका टॉपिक हो गया 12 घर्षण। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, सही बात है। हाथ को जब रगड़ते हैं तो उष्मा आती है ना, अभी हम लोग ने पढ़ा है। ओके, कबड्डी में खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में पर घर्षण में वृद्धि हो सके। हाथ में मिट्टी तो इसीलिए रगड़ा जाता है ना, अगर घर्षण में कमी हो जाए तो क्या होगा? घर्षण में कमी हो जाएगा तो क्या होगा? फिसलेगा। लेकिन हम वृद्धि करने के लिए पकड़ते हैं ताकि बल, एक सेकंड, वृद्धि करने के लिए पकड़ते हैं, हाँ वृद्धि करने के लिए पकड़ते हैं। ओके, अगर घर्षण बढ़ेगा तभी तो, घर्षण बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? रुक रहा है। अगर चिकना रहेगा तो फिसल जाएगा। ओके, तो घर्षण बढ़ाने के लिए हाथ में मिट्टी रगड़ लेते हैं ताकि हाथ में चिकनापन खत्म हो जाए, ताकि प्रतिद्वंदी को अच्छे से पकड़ ले। तो उष्मा वाला सही है, ये भी सही है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण, ड्रैग कहते हैं। कर्षण का इंग्लिश क्या होता है? ड्रैग होता है। तो इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ड्रैग कहते हैं तरल के द्वारा। ठीक है, वही अगला पॉइंट, ये भी सही है। अगला पॉइंट कहता है सर्फी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्फिक घर्षण जो होता है, सर्फी घर्षण क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जो गतिशील रहता है,
तो उसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए जो बल लगता है, और जबकि स्थैतिक घर्षण जो होता है, कोई वस्तु पड़ा हुआ है उसको लाना है तो इसमें ज़्यादा बल लगता है, इसमें ज़्यादा बल लगता है। तो स्थैतिक घर्षण से कम होता है सर्पीय घर्षण, ये भी सही है, मतलब डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने ये सब देख लिया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है लोटनिक स्थैतिक सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, बलों को घटते क्रम में बोल रहा है लिखने। सबसे ज़्यादा बल किस में लगेगा, तो एस्थेटिक्स में लगेगा, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद लोटनिक में। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, यही बताया गया और कुछ नहीं। 2 ही क्वेश्चन था इसमें, मैंने दोनों बता दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ओके, अगला टॉपिक है आपका ध्वनि। तो हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि हमारे बारे में सबको पता चले कि हमने एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया है। और जो कि इस तरह से हम लोग अगर करें तो हमको लगता है एनसीईआरटी पर्याप्त है इतना। ओके, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इसलिए दृष्टि का ऑब्जेक्टिव पकड़ा है। तो ये तो 8 का भी चल रहा है। 8 इसलिए स्टार्ट किया कि कुछ कुछ टॉपिक मुझे इसमें अच्छे लगे थे। मेनली इसका 9 और 10 है। ठीक है, तो 9th और 10th को हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए इसको जितना से ज़्यादा लोग जानेंगे उनको उतना बेनिफिट होगा आने वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि आने वाला है आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी है, ओके, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, उसके बाद बिहार सीजीएल है, सीजीएल है। ठीक है, उसके बाद बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी 12th लेवल वाला है। तो इन सब में आपको बेनिफिट होगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो इसको कंप्लीट कीजिए और जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।